25 दिसंबर। वैसे तो दुनिया में धूमधाम से लोग मनाते हैं 24 तारीख की शाम से खूब। और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यूरोप में सब छुट्टियां होती हैं। बहुत बड़ी सेल लगती है, बहुत मार्केट सस्ते हैं, बहुत बड़ा शॉपिंग होती है। पूरी दुनिया में लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। हवाई जहाज की टिकटें डबल रेट की हो जाती हैं। गोवा जैसी जगह ढाई ढाई गुना रेट होटल हो जाते हैं। जगह नहीं मिलती लोगों को सड़क पे। लोग समुद्र पे सोते हैं। लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर आते जाते हैं क्योंकि यूरोप का बड़ा फेस्टिवल है। सेंटा क्लॉज गिफ्ट देना दें पर इकोनॉमी को गिफ्ट मिलता है और लोग खुशियों से खूब 10-15 दिन चलते हैं। यहाँ अंग्रेजों की सरकार में बाबा साहब ने बड़े बड़े विचार दिए, बड़े बड़े विचार क्रियान्वयन भी किया, एग्जीक्यूट भी किए। एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर बाबा साहब कहते हैं कि अगर जाति से मुक्ति पानी है तो ये जो हिंदुओं के शास्त्र हैं और ये जो ढोल कपोल किताबें हैं इनको जलाना होगा। और वो चैलेंज भी करते हैं कि इतनी ताकत है आप में, एनालिसिस ऑफ कास्ट में है। फिर वो 25 दिसंबर को 1927 में करके दिखाते हैं। अब कहते तो वो सभी के लिए हैं, एक नमूना वो पेश करते हैं। नमूना है कोई मनगढ़ंत किताब है। मनु का मतलब होता है मन से आधारित। जैसे किसी के मन में आ गया कि आज वो कुछ लिखना चाहता है तो लिखे। और स्मृति माने जो उसके मन में याद चल रही है, वो जो मेमोरी है, वो मतलब मन की मेमोरी। कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति होता तो उसका नाम पता खानदान वानदान होता। और कोई खानदान वानदान नहीं है। मन, मनु मतलब मन से, स्मृति मीन्स याद है, मन की याद है। कुछ लोगों की रही होंगी, कुछ लोगों के मन में होगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो कुछ लिख मारा, वो बाद में छप छपा गया होगा, उसको बोलते हैं मनुस्मृति। तो कुछ लोगों की इच्छा रही होगी कि ऐसा चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर मनुस्मृति का जो किताब है वो कोई भारत का संवैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। कोई लोगों ने उसको मोहर लगा के संविधान सभा में कहीं कहा नहीं है कि यह पूरे भारत के लिए मान्य होगा। बस ऐसे ही मन के आधार पर जहां जोर जबरदस्ती से चल गया चल गया, जहां जोर जबरदस्ती से नहीं चला नहीं चला। तो बाबा साहब ने उसको फूंक दिया। जैसे हिंदी पिक्चरों के अंदर कोई प्रेमिका प्रेमी होते हैं, प्रेमी और प्रेमिका में प्रेम होता है, प्रेमिका प्रेमी एक दूसरे को खत लिखते हैं, खूब गिफ्ट वगैरह देते हैं। फिर बात नहीं बनती, पता चला प्रेमी की शादी कहीं हो गई या प्रेमिका की शादी कहीं हो गई। तो प्रेम पूरी तरह से फल फूल नहीं पाया, तो दर्द बन गया। तो दर्द बन गया तो क्या करे, उसका जो गिफ्ट हैं, जो लेटर हैं, बड़े प्यार में डूबे हुए खत, वो सब मोहब्बत के समय के, अब वो खुशी की बजाय दर्द देते हैं, दुख देते हैं। तो समझदार व्यक्ति उनको जला देता है, आग लगा देता है, या वापस कर देता है, या फेंक देता है। जगजीत सिंह की एक गजल है कि तेरे खुशबू में डूबे हुए खत जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत जलाता कैसे, तेरे खत गंगा में बहाया हूं, आग पानी में लगाया हूं। वो अपना दर्द दुख बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा गा के बोलते हैं। तो बाबा साहब ने जो समाज का दुख दर्द था, एक किताब भाई कहा तो सबके लिए उन्होंने, पर एक करके दिखाई और फूंक डाली। तो दुख दर्द चला गया, बह गया, जल गया। तो काहे दोबारा याद करते हो भाई? जो जल गया, जो जला दिया, जिसकी यादें खत्म कर दी, जिसकी मान्यता खत्म कर दी, जिसका सब कुछ खत्म कर दिया, अपना अपना जला दिया, तो इसका मतलब हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या जिंदा करते हो? फिर क्यों जिक्र करते हो? पागल हो गया? सिर्फ इसलिए है कि नाम कमाना है। बाबा साहब ने किया तो हम भी करेंगे, हमारा फोटो छपेगा। भाई इतने जानकार हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, इतने डॉक्टर अम्बेडकर को समझे, तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट उठा लो ना। उसमें लिखा हुआ है कि सारे फूंकने,
तो दूसरा फूको, तो तीसरा फूको, तो चौथा फूको, तो लाइन पड़ी है। कितने सारे हैं जो पूरे भारत में कोड बने हुए हैं, फूकते क्यों नहीं हो? पर वहां कौन फूके? क्योंकि बाबा साहब फूक के चले गए तो बहाना है कि बाबा साहब ने जलाई तो हम भी जला रहे हैं, तो कागज फोटो कॉपी करा के जला के फोटो खिंचवा लेते हैं। और दूसरा फूकेंगे तो आज अंग्रेज तो है नहीं, अब ये कोई 1927 थोड़ी ही है, अब तो 2024 है और सरकारें भी कड़ी है इस समय। फूक के दिखाओ, अभी 2 मिनट में तुम्हारा अंजर पंजर निकाल देंगे, उठा के बंद कर देंगे। संविधान तो फूक सकता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर संविधान जलाया, सब कुछ जलाया, उनका कुछ नहीं हुआ। पर अब कोई गंध वंत नहीं फूक सकता, और जिसमें हिम्मत है फूक के दिखा दो। तो ये सब स्टंटबाजी है, ये सब बेकार की बात है। पर आओ लगे हाथों, जब जिक्र हो ही रहा है तो जिक्र कर लेते हैं कि आखिर मनुस्मृति क्या बवाल है, क्या नहीं है। तो मनुस्मृति का श्लोक कहता है, सूद नारी ढोल गवार। एक श्लोक कहता है कि कोई शूद्र अगर कोई श्लोक सुन ले तो कान में सीधा डाल दो। कोई श्लोक कहता है कि किसी शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। कोई श्लोक कहता है कि शूद्र को इज्जत का अधिकार नहीं। कोई श्लोक कहता है कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। कोई कहता है मंदिर जाने का अधिकार नहीं। बड़े सारे राइट्स उसमें खत्म कर रहे हैं। पर मन की बातें हैं, मनु मतलब मन, और स्मृति मतलब यादें, मन से यादें हैं। कोई ऑथेंटिक, कोई वास्तविकता है नहीं कहीं। पर ये जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब अगर आप ध्यान दोगे, हमारे लिए नहीं है, हम शूद्र नहीं है, शूद्रों के लिए हैं। इसको समझ लो अच्छी तरह से। और फूक रहे हैं अछूत, बाबा साहब अनटचेबल जो फूक रहे हैं, बाबा साहब अंत्यज शेड्यूल कास्ट जो फूक रहे हैं, और है ओबीसी के लिए। हालांकि ओबीसी भी समण है, अभी तो हम समण समण कर रहे हैं, पर मैं उन दिनों के हिसाब से आपको बात कर रहा हूं। तो कहा जान मार रहे हो भाई? जिनके कान में शीशा डलना है, जिनकी इज्जत छीननी है, जिनकी बहन बेटी की बेइज्जती करनी है, जिनको मंदिर में नहीं आने देना है, जिनको कुछ नहीं करने देना है, कोई अधिकार नहीं देना है, वो तो शूद्र हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हम शूद्र नहीं हैं। इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो गधे बार बार मनुस्मृति पढ़ते हैं और जलाते हैं, पता नहीं है उनको कि क्या है क्या नहीं है। बाबा साहब ने शूद्रों का उद्धार किया है, ओबीसी का। हमारा उद्धार तो पहले से ही है। हम तो हमारे मंदिरों के लिए, जो हमारे मंदिर मतलब मन का दर्द दूर करने वाली जगह है, जो हमारे चैत्य हैं, ये सारे हमारे चैत्य हैं, ये सारे हमारे स्थल हैं। हम तो इसमें बार बार इसलिए जाने का संघर्ष कर रहे हैं कि ये हमारे हैं। इनमें सब हमारे लोगों की स्टैचू लगी हुई हैं, अधिकतर में बुद्ध की हैं या जैन की हैं, या ये किसी भिक्खु का स्तूप है। तो हमारा संघर्ष वहां पूजा पाठ का नहीं है। हमारा संघर्ष है अपनी सल्तनत को, अपने प्रतीकों को, अपनी धरोहर को, अपने धर्म को, अपनी चीजों को वापस हासिल करना, जो किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर ली है। हमारा संघर्ष तो वो है। पूजा पाठ तो हम कभी करते नहीं, हम तो प्रकृति के जानने वाले मानने वाले रहे हैं, और शूद्र हम है नहीं। तो मनुस्मृति का प्रचार प्रसार तो करो, पर कहो कि भाई हमारे लिए नहीं है ये जो मनगढ़ंत लॉ है ना, मनगढ़ंत जो बातें हैं, ये शूद्रों के लिए है। ओबीसी तुम संभालो इसको। और ओबीसी तो मजे बैठा हुआ है। कहाँ तो मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि उसको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, और अब तो लंबे लंबे तिलक और लंबे लंबे लगा के और पूरे कपड़े पहन के सबसे आगे है भाई। तो मन की इच्छा पूरी हो गई। कहाँ तो अधिकार नहीं था मनुस्मृति में, कहाँ पूरा अधिकार मिल गया, खूब लूटपुट करो, खूब पूजा करो। तो उनके तो मजे आ गए, पर हमारा कोई मजे नहीं आए। हमारे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है कि आडंबरों में नहीं पढ़ना है, ना ही पूजा पाठ करना है। 22 प्रतिज्ञा देखे गए हैं। हम तो पहले भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते, तो हम काहे खुश हो रहे हैं भाई? हम क्यों खाम खा ताली बजा रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों का भला करने के लिए इसको जलाया, हमारा अपना भला करने के लिए नहीं जलाया है। और उन्हीं को कहा है सबको जलाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब कोई ना जलाए तो हम क्या करें? पर हम तो मानते नहीं, हमको तो जलाने की आवश्यकता नहीं। मानते होते जलाते तो समझ में आता, पहले से मानते होते जलाते तो समझ में आता। पूरी हिस्ट्री उठा लो कहीं भी, अगर हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कुंबों में किसी एक शख्स ने भी माना हो तो हम तो अनटचेबल लोग हैं। अनटचेबल मतलब इतने ऊंचे कि हमको कोई छू नहीं सकता। हम तो वो बुद्ध की संतान रहे,
हम तो वो सम्राट अशोक की संतान रहे हैं। हमने इन आडम्बरों में पड़े के चक्कर में, ये आजकल कुछ बेवकूफ लोग पड़ गए हों तो पड़ गए हों, या ये जो प्रचार करते हैं उनको अकल नहीं है प्रचार करने वालों को। हमारी तो सैकड़ों की सैकड़ों जो पीढ़ियां हैं, 2600 साल से और 2800 साल से और 3000 साल से और 5000 साल से, हम कभी इन चक्रों में नहीं पड़े। हाँ, चैत्य हमारे हैं, स्तूप हमारे हैं, स्थल हमारे हैं, मंदिर हमारे हैं, ये धरोहर ये हमारी है, ये गारंटी है। पर इसमें पूजा पाठ नहीं होता था, इसमें कोई आडंबर नहीं होता था। तो उन लोगों के लिए है। इसको डिफरेंस को समझो। अगर मान लो बताना भी पड़े तो इसको डिफरेंस को बताओ कि भाई तुम्हारे लिए है ये बवाल, हमारे लिए नहीं है। हम तो इससे बहुत पहले से मुक्त हैं, पूरी तरह से मुक्त हैं, और आज भी हम इससे मुक्त हैं। और कोई बेवकूफ हम में से जाके खुद जाके वो मत्था मारे तो उसका क्या इलाज है? जबकि मनुस्मृति भी ये कहती है कि इसमें अनटचेबलों का, अंतजों का, शेड्यूल कास्टों का कोई लेना देना नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी कोई जाके हमारा सर फोड़े तो उस पागल का कोई इलाज थोड़ी है। उसका कोई, उससे तो सहानुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ ये चैप्टर क्लोज होता है। इसको आप कितना रिसर्च कर लो, कितना ही कर लो, ये हमारे लिए नहीं है, हमारा चैप्टर नहीं है। ना ही हमारे खानदानों में कभी हुआ है, ना ही हमारा इससे कोई लेना देना है, और ना ही इसमें कोई हमारा है। जिनका है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें? पर समझाने का फर्ज बनता है, क्योंकि वो समण है, बाबा साहब ने भी समझाया, हमें भी समझाना चाहिए। माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद मानेंगे, बाद में मानेंगे, जब चलेगा, जब होगा, जब मानेंगे। अभी महाराष्ट्र के अंदर 25 तारीख से जो बाम सेब के 4 5 6 टुकड़े हैं, उनमें जोश आ जाता है। अगस्त से वो तैयारी करते हैं अपने अपने लोगों को इकट्ठा करने की, हाथ पैर जोड़ते हैं। अरे तू 2 4 आदमी लेके आइयो, तू 2 4 परिवार लेके आइयो। उनके जो एजेंट हैं, मैं एजेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कार्यकर्ता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो खुशामद करते हैं, अरे तुमको आपके हम नागपुर घुमाएंगे, तुमको आपके हम बड़ौदा घुमाएंगे, तुमको आपके हम नासिक घुमाएंगे, अलग अलग जगह जगह लगा लगाते हैं। तो घूमने के हिसाब से वहां लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो 5 दिन का है, और 2,000 रुपये तो ये ले रहे हैं बस। 2,000 रुपये में क्या है, और ट्रेन का टिकट 1,000 रुपये का है, तो 3,000 रुपये में यात्रा हो जाएगी, बढ़िया, छुट्टियां भी हैं, और इतना सस्ते में एलटीसी टूर हो जाएगा हमारा, सरकार से कुछ पैसा मिल जाएगा, तो कुछ फैमिली तैयार हो जाती है। तो वो जाते हैं वहां, तो वो खींच खींच के लेके जाते हैं लोगों को। लोग अपनी इच्छा से नहीं जाते, घूमने के हिसाब से। फिर वहाँ कुर्सियां उर्सियां लगती हैं, पंडाल में पैसा खर्च होता है, वहाँ सबसे पैसे लिए लिए जाते हैं। फिर वहाँ परेड सरेड होती है, झंडा वंडा गाड़ते हैं। 41वां अधिवेशन चल रहा है रिंगाबाड़ी में, नागपुर में, जो अभी सूचनाएं आ रही हैं। बहुत बढ़िया है, मैं कोई आलोचना नहीं करता, पर समीक्षा करेंगे हम, समीक्षा करेंगे, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है। और सामाजिक कार्यक्रम को, जितने भी कार्यक्रम हैं उनका समाज को समीक्षा करने का, समीक्षा करने का, उनका पूरा एनालिसिस करने का राइट है। या तो वो डिक्लेयर करें कि ये सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये प्राइवेट कार्यक्रम है, तो हम लोग समीक्षा नहीं करेंगे, समीक्षा नहीं करेंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, और ना ही उसका कोई एनालिसिस करेंगे। पर चूंकि वो डिक्लेयर करते हैं कि ये पब्लिक का कार्यक्रम है, ये समाज का कार्यक्रम है, इसलिए हम इसकी समीक्षा करेंगे। 41वां कार्यक्रम है, और भी जगह हो रहे हैं, उनका भी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे। क्या कर रहे हो भाई 41 से? हर साल 10 5 लोग तुम्हारे बढ़ते हैं, 10 5 लोग घट जाते हैं। तुम वहां परेड करते हो, सैल्यूट करते हो, झंडा मारते हो, उसके बाद में तुम भाषण करते हो। अच्छा, भाषण के टॉपिक तुम्हारे नहीं होते, भाषण के टॉपिक तुम्हें पूरे साल में तुम्हारे जो विपक्षी लोग हैं, जिनको वमण कहते हैं, वो देते हैं। जाहिर सी बात है, इस बार का बाबा साहब का अपमान का चल रहा होगा या चलेगा, ये टॉपिक रहते हैं। कोई कोई कार्य योजना होती नहीं तुम्हारी, कोई 5 वर्षीय, कोई 10 वर्षीय कोई प्रोग्राम होता नहीं। हर साल टूट जाते हो, हर साल लोग कम हो जाते हैं, घिसट पिसट के उनको खुशामद करके लेके आते हो। 41 साल से अधिवेशन की परिपाटी पर चलते हो, एक परंपरा सी हो गई है, एक संस्कार सा हो गया है कि भाई साल आएगा, दिसंबर आएगा तो लोग बुलाने हैं, 4 5 दिन का ऐसा लगेगा, तू ये भाषण देना, तू ये भाषण देना, फिर वो टॉपिक बनाते हैं। पर कोई क्रांति व्रांति तो हो नहीं रही। पार्टी भी बना ली है, पार्टी के परिणाम भी ऐसी हैं, कहीं 500 टिकट, कहीं 500 वोट हैं, कहीं 200 वोट हैं, कहीं 300। कर लो समीक्षा, हम तो ओपन करने को तैयार हैं, आ जाओ यहाँ पोर्टल पे जिसमें दम है। कहीं 500 टिकट, कहीं 300 हैं, और सभी थके थके लोग हैं, सारे थक चुके हैं। 41वां अधिवेशन है भाई, 41 साल में इतने ही पहुंचे, और 41 साल में कितने टुकड़े हुए, और 41 साल में क्या कार्यक्रम किया, क्या नहीं किया। उनको संघ की रूपरेखा बताई, संघ उनको समझाया।
हमने कहा भाई तुम ही बना लो संघ, हम तो तुम्हारे साथ हो जाएंगे, तुम ही चला लो इसको, संघ की परिपाटी को। औरों से भी कहा भाई तुम ही चला लो, हम तो मजबूरी में काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ये रहेगा, नियम ये रहेगा, और बहस कर लो। तुम्हारे जो नियम है वो नियम तुम्हारे व्यक्तिगत नियम है, वो सांघिक नियम नहीं है, वो सांगठनिक के नियम है, व्यक्तियों पे आधारित नियम है, व्यक्तियों को प्रमोट करने के नियम है। जैसे तुम्हारे बंद कमरे में चुनाव हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, ऐसे नियम नहीं चलेंगे। पर कोई आता नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं होता। तो मैंने ये हिसाब लगाया, आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या कारण है। ये जो क्रांति है, ये जो बदलाव है, ये जो इंकलाब है, ये कहाँ रुका पड़ा है। ये इतने सारे लोग हैं, सब अपने आप को बुद्धिजीवी विचारक कहते हैं, जगह जगह साल के 41वां 42वां 43वां ये अधिवेशन लगाते हैं, पैसा खूब खर्च करते हैं, लोग पैसा भी देते हैं, इकट्ठा भी करके ले जाते हैं पैसा, करोड़ करोड़ रुपए। जमीन जायदाद इनको बना ली है, इनका ईगो सेटिस्फाई रहता है कि 100 200 500 लोग हमारे पास हैं, आ जाते हैं कहने से। पर क्रांति कहाँ रुकी हुई है, वो क्रांति क्यों नहीं हो रही है, इंकलाब क्यों नहीं हो रहा है, इनका खून उबाल क्यों नहीं मार रहा है। तब ये बात समझ में आई कि जो किसी व्यक्ति को अगर ये कह दिया जाए, कोई ड्राइवर कोई सड़क पर जा रहा है और उसको ये कह दिया जाए कि भाई ये जो मुंबई है ये नाक की सीध में है, तो वो ड्राइवर नाक की सीध में चलेगा। और पता चला कि उस रोड पे तो कहीं सड़क खुद गई, कहीं उस पर डायवर्जन बन गए, कहीं उस पर फ्लाईओवर बन गए, कहीं उस पर बाईपास बन गए। अब नाक की सीध में तो है नहीं मुंबई। तो जिस व्यक्ति को दिमाग में ये भर गया कि नाक की सीध में मुंबई है, वो सीधा ही चलेगा, डायवर्जन से टकरा जाएगा, किसी उल्टे फ्लाईओवर पर चला जाएगा, किसी रास्ते में टक्कर हो जाएगी उसकी, या खड़ा रहेगा, क्योंकि नाक की सीध का रास्ता बंद है आगे। पर जो समझदार होगा, जो जागृत होगा, वो ये हिसाब लगाएगा कि जाना तो मुझे नाक की सीध में ही है, पर ये रास्ता यहां से घूम गया है। तो मुझे इस पे घूम के आगे से सीधा हो जाना चाहिए। फिर यहां ये फ्लाईओवर बन गया है, तो देखना चाहिए कि ये फ्लाईओवर कौन सा वाला मेरा है, तो उस पर चढ़ जाना चाहिए। फिर बाईपास आ गया, तो उसको समझना चाहिए कि बाईपास ज्यादा अच्छा रास्ता है, यहां ट्रैफिक नहीं मिलेगा, शहर नहीं मिलेगा, तो यहां से निकल जाना चाहिए। फिर आगे कहीं गड्ढे खुदे हुए हैं, तो दूसरा शॉर्ट रास्ता लेना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता ले। तो वो चल तो नाक की सीध में रहा है, पर वो जागृत है। जागृत है मतलब विजिल है। तो वो अपने माइंड का, अपने अनुभव का, ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, और नाक की सीध में जाते जाते उसको एक सेंटेंस मिला और अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है। और जो रटन तोता हो गया, जिसको ये लगा कि नाक की सीध का मतलब सीधा ही है, वो खड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो टक्कर खाएगा या वापस आएगा। तो मूवमेंट के अंदर अगर व्यक्ति जागृत नहीं है, जागा हुआ नहीं है, और वो अनुयायी हो गया या भक्त हो गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो खड़ा रहेगा, टक्कर खाएगा, कहीं बैठा रहेगा, क्योंकि वो इतना ही चलेगा जितना उसे बताया गया है, या कोई पैटर्न उसको पहले से फिक्स कर दिया। ये बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो महापुरुष ने जो काम किया, उन्होंने जो पैटर्न सेट किया, उसके कुछ लोग अनुयायी भक्त बन जाते हैं, उस व्यक्ति के काम, उसके विचारों के नहीं, उसके काम के नहीं। और वो उसको सच मान के बस उसी पे काम करते हैं, जागृत नहीं होते, वो विजिल नहीं होते, वो समय के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं होते। तो जो समय के हिसाब से नहीं बदलता, उसको समय मार देता है। ये प्राकृतिक नियम है, ये दुनिया में चलता है। चाहे कोई कंपनी है, चाहे पढ़ाई है, चाहे लिखाई है, चाहे कोई रहना है, चाहे सहना है, चाहे कोई दवाई है, चाहे कोई नई जानकारी है, या कोई स्किल है, जो जो भी सरकार, जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार समय के हिसाब से अपने को नहीं बदलेगा, समय उसको मार देगा, 100% मार मार देगा। जैसे हमारे जो व्यापार था, वो व्यापार था तंबाकू बेचने का। हमारे दादा तंबाकू बेचा करते थे और बहुत सेल हुआ करती थी, बताते हैं बोरियों में भर भर के सिक्के आया करते थे, क्योंकि तंबाकू बहुत लोग पीते थे, बीड़ी सिगरेट थी नहीं। और जब तंबाकू का काम कम होने लगा, बीड़ी सिगरेट आ गई, तो हमारे फादर ने होलसेल का बीड़ी सिगरेट का काम किया। तो तंबाकू भी बिकता था और बीड़ी सिगरेट भी बिकती थी। तो तंबाकू धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि हुक्के के शौकीन कम हो गए, कौन उसमें भरेगा, कौन चिलम भरेगा। और बीड़ी सिगरेट तो ये था कि लगाओ धुआं उड़ाओ, तो वो सेल होने लगी। उसके बाद में और भी चीजें आई। तो जो कंपनी तंबाकू ही बनाती रही, वो खत्म हो गई, और जो बीड़ी सिगरेट बना रही है वो आगे बढ़ गई।
वैसे ही दुनिया के अंदर जैसे नोकिया फोन है, नोकिया फोन ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, नोकिया खत्म हो गया। वो दुनिया पर राज करता था, खत्म हो गया। अभी तो दूसरे फोन आ गए। तो जो अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, समय के हिसाब से चलते रहेंगे। अब कोई कहे जी कि नोकिया का फोन तो बहुत अच्छा है, नोकिया का फोन तो बहुत बढ़िया है। कोई कहे कि नोकिया का फोन तो बहुत बढ़िया है, तो नोकिया का फोन बढ़िया हो सकता है। ये इनको रिमूव करना कौन है ये? संजय धारी सर है। तो ये इनका वीडियो बंद नहीं हो रहा क्या? मैं करता हूँ सर वीडियो, क्या है दरअसल में करता नहीं, हूँ, ये आप शुरू किसी ने करें सर। स्पॉटलाइट कर दिया। 1 मिनट में कर रहा हूँ। जी। पिन कर दिया किसी ने? हाँ, ये कौन एंकर हैं जो छेड़ते रहते हैं बीच में? हो गया, चलिए। ये तो पता नहीं ये सर। तो जो नोकिया का जो फोन है वो मार्केट का किंग, पर मार्केट का नौकर बन के गायब हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसे बहुत सारी सरकारें हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने मूवमेंट चलाई, उसमें कुछ लोग उनसे चिपक गए, कह रहे ऐसे ही चलेंगे हम तो, ये हमारे महापुरुष हैं और हमारे महापुरुष की बात क्या गलत है? मतलब आपको चैलेंज करेंगे, बताओ ये जो हमारे महापुरुष हैं इनकी बात गलत है क्या? और तुमने हमारे महापुरुष की बात को गलत कैसे कर दिया? और तुम तो गद्दार हो, मतलब आपको गद्दार घोषित करेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे, क्योंकि आप उनके महापुरुष की बात को नहीं माने। तो महापुरुष ने जो जिस समय बताया उस समय ठीक हो सकता है, पर अभी चीजें बदल रही हैं, अभी युद्ध बदल रहा है, अभी सोच बदल रही है, विचार बदल रही है, संभावनाएं बदल रही हैं, इकोनॉमी बदल रही है, देश बदल रहे हैं, संचार बदल रहा है। अभी वो बात ठीक नहीं हो सकती। अगर वो बात ठीक होती तो चलती रहती, पिटती क्यों? जब महापुरुष का आंदोलन अगर कम हो गया है तो हुआ क्यों कम? अगर नोकिया का फोन बहुत अच्छा होता, बिकता रहता, तो खत्म क्यों होता? इतनी सी बात सोचने में दिक्कत होती है, क्योंकि महापुरुष से बड़ा चुपकाव है, लगाव है। अरे हमारे महापुरुष ने इतने गजब के थे, उन्होंने तो सत्ता प्राप्त की, उन्होंने तो ये किया वो किया। और ये कल के लौंडे लवारे आके यूं कहते हैं कि जी हमको अपडेट होना है और जागृत होना है, नई चीजें करनी है। इनके दिमाग खराब हो गए। ये मूवमेंट को रोकने का सबसे खतरनाक तरीका है, जिसकी वजह से मूवमेंट रुकी पड़ी है। ये जो पुराने बाम सेफ के लोग हैं, जब मैं बाम सेफ के कैडर में नैनीताल में गया था 20-22 साल पहले, बामन मेश्राम में के साथ में कुछ दिन रहा, तो वो कहा कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, तो हम कॉपी किताब लेके बैठ गए। तो सबसे पहले उसने लिखवाया आइडेंटिफाई द एनिमी, ऐसे ही बोलता है वो, आइडेंटिफाई द एनिमी, दुश्मन की पहचान। हमने लिख लिया। उन्होंने बताया दुश्मन ब्राह्मण है। अब हमें तो, चूंकि हम यंग बॉय थे, अब उसने लिखवा दिया। दूसरा उसने लिखवाया अपने नेतृत्व पे भरोसा करना। आपको अपना जो नेतृत्व है, जो नेता है, जो लीडर है, उस पर आपको भरोसा करना है। यानी नेता वो था तो उस पर भरोसा करना, मतलब जो वो कह रहा है वो बात माननी है, उस पर आर्गुमेंट नहीं करना है। दूसरा उसने वो लिखवाया। और तीसरा उसने लिखवाया पे बैक टू सोसाइटी। आपने संसाधन रिसोर्सेस, पैसा खास तौर से वो देना। 3 बातें, और 3 बात में उसने 2 दिन निकाल दिए। यही सिखाता रहा कि पैसे दो, पैसे दो, और ब्राह्मण दुश्मन है, ब्राह्मण दुश्मन है, और मैं नहीं नेता हूं। इसके अलावा उसने कुछ नहीं सिखाया कैडर में। और पूरे कैडर में लोग ये चर्चा करते रहे, ब्राह्मण दुश्मन है, ब्राह्मण दुश्मन है, ब्राह्मण दुश्मन है। और पूरे बाम सेफ में सिर्फ यही पैटर्न चलता है, आज भी यही पैटर्न है। उनको दोस्त नहीं दिखाई दिया आज तक। मतलब आइडेंटिफाई द फ्रेंड्स, ये कोई सेंटेंस आज तक कभी आया नहीं। वो दुश्मन दुश्मन करके इतना ज्यादा खेलते हैं कि खुद के अंदर ही दुश्मनी करके हर साल टूट जाते हैं। तो दोस्ती दोस्ती नहीं खेलते, वो दुश्मन दुश्मनी खेलते हैं। और कोई उनको ढंग की बात बताए तो कहते हैं अरे हमको 41वां अधिवेशन, हमको 42वां अधिवेशन हमको सिखाओगे? हम सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, हम विचारक हैं। और विचारकों का हाल ये है कि आज जो बाबा साहब का अपमान हो रहा है, तो अलग अलग विचार चल रहे हैं, सबके एक साथ नहीं है। वही डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर वो चलाते हैं। तो वो जो क्रांति वहां रुकी पड़ी है, उस क्रांति का कारण जो आया समझ में, वो ये आया कि ये अपडेट होने को तैयार नहीं है। और कोई अगर अपडेट करना चाहे तो उसको मानेंगे नहीं।
और कहीं कोई अपडेट कार्यक्रम चलेगा तो उसको उसका क्रिटिसाइज करेंगे या उससे दूर रहेंगे, पर खुद को अपडेट नहीं करेंगे। चैलेंज है इस बात का। मतलब हम वैसे नहीं बोल रहे हैं आओ पोर्टल पे, या हम आ जाते हैं आपके पोर्टल पे, या जहां कहोगे वहां जाते हैं, आओ बात कर लेते हैं। पिछले 74 सालों में तुमने कितना अपडेट करा है अपने आप को, क्या क्या तुमने किया है? तुमने हमेशा दुश्मनी आइडेंटिफाई किए हैं, कभी दोस्त भी आइडेंटिफाई किए हैं? कितने लोगों को तुमने इकट्ठा कर लिया है? अरे वो 3% लोग जिनको तुम दुश्मन दुश्मन करते हो, वो पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके बैठ गए। बस तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? तुम लोग इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या? तुम लोग नहीं समझ सकते कि क्या चीज समय की मांग है, क्या नहीं है, कैसे करना कैसे नहीं करना है, सिवाय टूटने के अलावा और कोई काम नहीं। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये बहुत बड़ा दिक्कत और चैलेंज है। इस चैलेंज को, इस दिक्कत को दूर करने का जो उपाय समझ में आता है वो ये आता है कि इनको बार बार इनका फेलियर याद कराना चाहिए। ये अपना सक्सेस या याद कराएंगे, हमको इनका फेलियर याद कराना चाहिए। सक्सेस उनके पास में कोई नहीं है। वो क्या कहेंगे सक्सेस के रूप में? वो कहेंगे कि आज जो क्रांति है क्या वैसे ही है, आज जो ये हो रहा है क्या वैसे ही है, क्या ये जागृति नहीं है, क्या ये बात ऐसी नहीं हुई है? इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने लोगों ने काम किया है और उस समय के हिसाब से जो जागृति हो सकती थी, जो जागृति फैलाई है, उन्होंने दी है। पर समय के हिसाब से चेंज, समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया और ना किसी को करने दिया, और किसी ने किया तो उसको मान्य नहीं होने दिया। तो वो जो कमी है अपडेट नहीं होने की, वहां फेलियर है, वहां सबसे बड़ा फेलियर है। अगर तुम्हारे बस की कार्यक्रम को आगे बढ़ाना नहीं है तो हट जाओ। नए लोग आएंगे, नए नए लड़के आएंगे, तर्क वितर्क होगा, कोई बहस होगी, कोई बात निकलेगी निकलेगी तो वो रखी जाएगी हाउस में, पटल पर रखी जाएगी, बहुमत से पास होगी तो मानी जाएगी। तो करने वाले लोग जब अपनी बात को यस करेंगे तो काम भी करेंगे। पर वहां अभी व्यक्ति ही चलते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उनके पास में एक बड़ा दम रहता है, और वो दम और अभिमान और जो घमंड है वो इस बात का है, हम 50 साल से काम कर रहे हैं, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, हमने साहब के साथ काम किया, हमने बहन जी के साथ काम किया, हमने मौर्य जी के साथ काम किया, हमने फलाने साथ के साथ काम किया, और तुम क्या बताओगे हमें? तुम कौन हो हमें? ऐसा होता है क्या? वो जो उनका अवगुण बन गया है अब इस बात का कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वो उनको नई जानकारी अडॉप्ट करने से, नई जानकारी को ग्रहण करने से रोकता है। उनको लगता है कि अगर नई जानकारी, नई टेक्नोलॉजी, नई बात अगर अडॉप्ट कर लेंगे हम, तो इन लोगों को अडॉप्ट कर लेंगे, और जब इनकी बात मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। और हम छोटा नहीं होना चाहते, क्योंकि हमने तो अपना पूरा जीवन लगाया है। यह समस्या आती है, अधिकतर लोगों की यह समस्या है, अधिकतर की। जिन लोगों ने खूब मेहनत की, खूब काम किए, वही उस समुद्र को, इसी जहाज को डुबो रहे हैं समुद्र में। और ओपन चैलेंज के साथ है, जिसमें दम है वो आए और सिद्ध करे कि वो नहीं डुबो रहे हैं। आज अगर कहीं इनकलाब, कहीं क्रांति और कहीं कोई चीज रुकी पड़ी है तो उन्हीं के द्वारा रुकी पड़ी है जिन लोगों ने खूब मेहनत की, और खूब मेहनत करने के बाद अपनी मेहनत पे खुद ही सांप बन के बैठ गए। आओ कौन आता है अब, और जो भी आएगा उसको डस लेंगे। ये सारी संस्थाओं में बीमारी है। भारतीय बौद्ध महासभा में मैंने काम किया, और बूढ़े बूढ़े लोग हटने को तैयार नहीं और नई बात सुनने को तैयार नहीं। उनके टुकड़े हो गए वो तो उन्हें मंजूर है, और धर्म के नाम पे सैकड़ों संस्थाएं बन गई वो उन्हें मंजूर है। पर धर्म को आगे बढ़ाना है, नई चीजें आ रही हैं, नई नई बातें अडॉप्ट करनी है, वो उन्हें मंजूर नहीं है। लोग उन्हें छोड़ छोड़ के एस एन गोयनका जी की विपස්සना में चले गए और वहां जाके धम सीख आए। पर दल में हुआ, आरपीआई के 4 टुकड़े हो गए। यही वामसेफ में हो रहा है। वामसेफ का आधार स्तंभ जो बनाया, उसके जो चिंतक थे वो मान्यवर साहब काशीनाथ राम जी थे। जब तुमने वो चिंतनशील व्यक्ति को दरकिनार कर दिया तो लोगों का तो भरोसा टूट गया। आपने बिना सोचे समझे, बिना जाने कि वामसेफ आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कोई चर्चा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, बस इसलिए कि भाई साहब काशीराम जी का कोई ना कोई बात रही होगी मन में और लोगों ने मिलकर कर दिया। तो कोई समाज में लेके आते बात को, साहब बैठते, बाकी लोग बैठते, समाज में चर्चा होती कि बताओ अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो समाज में पता चलता है। बंद कमरे में बैठ के फैसला सुनाया और वामसेफ तोड़ दी।
और लोगों को आज तक नहीं पता, और जिन्होंने बांसेब तोड़ी उन्होंने फिर पैगाम बना ली, वो पैगाम भी नहीं चली उनकी। वो पैगाम जो क्या बोलते हैं, घुटने घुटने चल के गिर गिर पड़ी। उसमें ऐसे ऐसे पुराने पुराने उस्ताद आ गए जो साहब काशीराम जी के निष्कासन, जिनके बड़े बड़े हाथ थे, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको। ये चीजें चल रही हैं, यही लोग हैं जो उस जहाज को, जो महापुरुषों का जहाज है, उसको डुबो रहे हैं, यही लोग हैं जो छेद कर रहे हैं। तो इनसे कैसे निपटना है? आज अगर बाबा साहब की बेइज्जती हो रही है, और बिजनौर के अंदर अगर हमारे एक संगी जो सबसे सज्जन संगी हैं, वेद प्रकाश जी, वो अगर वहां बाबा साहब का फोटो लेके खड़े रहते हैं, तो वहां कोई सागर नाम का नेता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है। वो कहता है कि ये फोटो हटाओ बाबा साहब के। अरे जिस बाबा साहब का अपमान हुआ है उसके फोटो वहां लेके हुए, तो तुम्हें क्या इसमें दिक्कत हो रही है? पर बाबा साहब का अपमान का वहां वो नहीं है, वहां तो ये है कि ज्ञापन देके फोटो खिंचवाना है, और फोटो में कोई और ना आ जाए। ये झगड़े चल रहे हैं। खड़गे सर ने बताया कि एक शहर के अंदर महाराष्ट्र में 3 लोगों ने 1 बजे, 2:30 बजे और 4 बजे अलग अलग ज्ञापन का समय लिया, और तीनों के फोटो अखबार में छपे अलग अलग टाइम पे। तो हंस कौन रहा है? बाबा साहब का अपमान अब हो रहा है, तब नहीं हुआ। पार्लियामेंट में तो सिर्फ नामकरण हुआ। अब डेली जिलों के अंदर जो हो रहा है, कोई पार्टी है वो कह रही है 24 तारीख को हम अलग करेंगे, कोई पार्टी है वो कह रही है कि हम 23 तारीख को अलग करेंगे। ये अपमान अब चल रहा है सीरीज में, ये अपमान की सीरीज चल रही है। और अब कोई बाहर का व्यक्ति अपमान नहीं कर रहा है, अब वो अपमान वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के नाम पर रोटी खाते हैं। इनको भुगतना है, इनको समेटना है, इनको देखना है, इनको आंख में आंख डाल डाल के बात करनी है। अगर है हिम्मत तो आओ समर संघ में, दो दो हाथ करते हैं इनसे। और नई हिम्मत है तो ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी ऐसे ही हो, ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे पास जमीन मर चुका है, ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी बाबा साहब के नाम पे सिर्फ एक दिन जाके कागज टुकड़ा एक डीएम को जाके दिया है, एसडीएम को दिया है, और उसके बाद में घर आके अपना मछली अंडे खाए और सो गए, और हो गया बाबा साहब की क्रांति पूरी। इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको मान लो। क्योंकि बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को चलाना या महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को चलाना कोई मजाक नहीं है, कोई खाला का घर नहीं है कि जब आए जब आए चले गए, जब आए रोटी खाई निकल गए। ये आग से भरा हुआ दरिया है और तैर के जाना है, तो मूवमेंट चलती है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं चलती। इसमें बाहर कोई दुश्मन नहीं है। ये जो बाप सिर्फ सिखाती है दुश्मन दुश्मन दुश्मन, वो झूठ बोलती है। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि हर साल वहां पैसे का झगड़ा होता है, और हर साल वो टूटती है। तो टूटने का दोष किसको दें? ये 74 साल हो गए, 41वां अधिवेशन, 42वां अधिवेशन, 34वां अधिवेशन, 38वां अधिवेशन चल रहे हैं, और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, और सक्सेस कहीं है नहीं, रिलीफ कहीं है नहीं, बचता कुछ है नहीं, अधिकार कुछ नहीं बचते। तो दोष तो देना पड़ेगा, वरना अगली साल को पैसा नहीं मिलेगा। तो जिससे पैसा लेते हैं उसको कहते हैं अरे ब्राह्मण बड़ा शातिर है, बड़ा दुश्मन है, बड़ा नालायक है, बड़ा जालसाज है, बड़ा चालाक है, ऐसा है और वैसा है, उसके दिमाग में डालते हैं। तो उससे कहते हैं इससे लड़ना है, लाओ पैसा दो, पे बैक टू सोसाइटी, तो पैसे ले आते हैं। अच्छा, वो सोचता नहीं बेचारा, उसके दिमाग में उसे लगता है हाँ ब्राह्मण ही दुश्मन है। वो एक बार तो पूछ ले, भाई ब्राह्मण तुम्हें तोड़ने से कम मना किया था, जुड़ने से कम मना किया? तुम खुद टूटते हो या ब्राह्मण आगे टूटता है? तुम्हें जुड़ने से कम मना किया, तुम्हें इकट्ठा होने से कम मना किया, कौन सा ब्राह्मण आया? और तुम ब्राह्मणों को पार्टी वार्टी में लेते क्यों भाई? तुम कहो ना कि हम तो केवल समण रहेंगे इसमें, ब्राह्मण का जिक्र क्यों करते हो? तुम्हारा जिक्र क्यों आता है? समणों का जिक्र तो कभी आता नहीं, अपने लोगों का जिक्र तो कभी आता नहीं। एक बात तो तुम कभी अपनी आसामी से कहते नहीं कि इस बार हम 20 संगठनों को इकट्ठा करके एक होने जा रहे हैं, कभी कहो ना इस बात को। अधिवेशन में कभी तुमने इस सब्जेक्ट तो लगाया नहीं कि हमारे लोग अलग अलग क्यों रहते हैं, ये हम सबको इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते हैं? अपनी कमी कौन बताएगा? अबे अधिवेशन लगा रहे हो तो अधिवेशन में ये सब्जेक्ट लगाओ ना कि तुम हर साल टूटते क्यों हो। लगाओ इसको अधिवेशन में कि तुम इकट्ठा क्यों नहीं कर पाते हो, अपनी कमियां बताओ ना। लगाओ अधिवेशन में इस बात के लिए कि लोग तुम पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। लगाओ इस बात के लिए अधिवेशन के तुम हर साल अलग अलग बिखर जाते हो, इतने सालों से काम करो, तुम्हारे परिणाम कहाँ हैं? लगाओ ना, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं तो आते हैं हम और हम बताएंगे तुम्हें तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। क्योंकि अब जो बात होगी आंख में आंख डाल के होगी, समय नहीं है अब बहुत अपमान करा लिया महापुरुषों का, बाबा साहब का। तुम्हारे जैसे संगठनों की बस की अब कुछ है नहीं। अब जो करेंगे लोग करेंगे, और इकट्ठे होकर करेंगे, और एक साथ करेंगे, और होगा, और होगा, और दुनिया देखेगी कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। क्योंकि संघ नहीं था पहले, इस बार संघ है। और संघ कभी खाली हाथ नहीं जाते, देर सवेर तो हो सकती है, पर सब जब संघ निकलते हैं तो परिणाम लेके आते हैं, और जब परिणाम लेके आते हैं तो अपने फेवर में लेके आते हैं। ये संघों की खासियत रही है। दुनिया में आज तक जिन लोगों ने संघ बनाए वो खाली हाथ नहीं आए। और जो लोग हमारे साथ
हमारे सामने विपक्ष में जीत रहे हैं, उनका भी संघ है, वो कोई संगठन में नहीं है, इसलिए वो खाली हाथ नहीं है। तो संघ में रहना पड़ेगा, संघ संग चलना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, डेली आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, डेली काम करना पड़ेगा, और दुश्मन का विचार छोड़ना पड़ेगा, दुश्मन दुश्मन करना बंद करना पड़ेगा, दोस्त दोस्त कहना शुरू करना पड़ेगा, दोस्तों को इकट्ठा करना पड़ेगा, सभी भाइयों को जोड़ना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, पैरों में जाना पड़ेगा, ईगो एम खत्म करना पड़ेगा, वरना तो छोड़ के जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, साफ सी बात है। तब जाके कहीं बात बनेगी, और बात बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल में लोगों का रुझान देखा है, लोग समझ रहे हैं। हमें हमारी समझाने की स्पीड कम हो सकती है, हमारे पास संसाधन कम हो सकते हैं, क्योंकि हम चंदा नहीं लेते, पर जिसको एक बार संग समझ में आ जाता है, फिर वो कहीं नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि अब जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा कहीं नहीं जाना, चाहे कुछ हो जाए। बहुत दिनों बाद हाथ आया है, छोड़ेंगे नहीं इसको, जब तक सामने वाले को तोड़ेंगे नहीं, जब तक संग में हालात में रहेंगे, और ऐसा होता है और ऐसा होगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं न नमामि, संतों को वंदामि।